नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में मोहम्मद अली जिन्ना का भाषा के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में एक निराशा का भाव, एक कहें कि दुख का भाव या एक गुस्सा का भाव या मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति एक निरस्ता या एक ऐसी दृष्टि उनके मन में आती है कि वो बहुत अधार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे या भावना शून्य व्यक्ति थे या देश के कल्याण के बारे में उचित प्रकार से नहीं सोच पाए। अगर ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो सही भी हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतिहास में कुछ ऐसे काम किए जो कि एक अखंड भारत के निर्माण के लिए या देश की अखंडता के लिए वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए, और ऐसा समझा जाना या सोचा जाना गलत भी नहीं है। लेकिन हम अगर मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ इस दृष्टि से पूरी तरीके से नकार दें या अगर उनके बारे में जानकारी ना लेना चाहें तो ये भी गलत होगा। उनके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय इस क्षेत्र में कि उनका भाषा के प्रति क्या रवैया था। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म वो गुजरात में पैदा हुए थे, काठियावाड़ एक स्थान है वहाँ पर। और उनके जन्म कब हुआ, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि 1875 में हुआ, और सरोजनी नायडू जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है तो उसके अनुसार देखा जाए तो 1876 में उनका जन्म हुआ था काठियावाड़ में, गुजरात के। और उनके जो पिताश्री थे वो काठियावाड़ से कराची चले गए थे व्यवसाय के सिलसिले में। लेकिन उनकी जो मूल भाषा थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो चूँकि गुजरात के थे तो गुजराती उनकी मूल भाषा थी। सिंधी, कच्छी ये सभी उनकी भाषा थी। उनको मराठी, कन्नड़, ये तमिल ये भाषाएं नहीं आती थी। वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। जैसा कि पहले बहुत सारे जो स्कॉलर लोग हुआ करते थे वो विदेशों में जाकर के पढ़ाई किया करते थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, वो भी जाकर के कोलंबिया यहाँ सब भी पढ़ाई की थे, ब्राज़ील वगैरह के आसपास। और महात्मा गांधी साहब भी जाकर के दक्षिण अफ्रीका में अपनी जो पढ़ाई थी काफ़ी हद तक वहाँ पे प्रैक्टिसेस वगैरह किए थे काफ़ी सालों तक। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हम ओवैसी साहब को देख लें जो हैदराबाद से सांसद हैं, वो भी वकीली की पढ़ाई शायद लंदन से ही उन्होंने पूरी की थी। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हुए हैं या अब भी हैं जो विदेशों से अक्सर वो अपनी पढ़ाई करके आए हैं। तो वैसे वो भी लंदन में अपनी पढ़ाई किए थे। तो लंदन में पढ़ाई करने की वजह से उनका जो इंग्लिश था, अंग्रेज़ी, वो अच्छा था। और उनका जो प्रिय स्थान था घूमने टहलने के लिए वो फ्रांस था। फ्रांस वो अक्सर जाया करते थे। लेकिन उनको फ्रेंच जो थी वहाँ की भाषा वो ठीक प्रकार से नहीं आती थी, टूटी फूटी आती थी। और उनका ये मानना भी था, क्योंकि उनको भाषा सीखने की इच्छा नहीं थी, फ्रेंच सीखने की इच्छा नहीं थी, चूँकि वो वहाँ पर रहते थे इसलिए वो टूटी फूटी काम चलाऊ फ्रेंच बोल लिया करते थे। लेकिन वो ये चीज़ मानते थे कि अगर मैं सही प्रकार से यानी अली जिन्ना सही प्रकार से मेहनत किए होते तो वो फ्रेंच भी सीख सकते थे। और इसके आधार पे वो ये भी बताना चाहते हैं कि यदि हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे भारत में भी एक देश एक भाषा की जो संकल्पना है वो बीच बीच में उठती रहती है। उसमें जो दक्षिण भारत के हमारे राज्य हैं वहाँ से आवाज़ उठती है कि एक देश एक भाषा की संकल्पना वो उचित नहीं है, क्योंकि इससे कई प्रकार के भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना से ये चीज़ सीखा जा सकता है कि कोई नई भाषा सीखने के लिए मेहनत तो पड़ता ही है। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं अगर उनको हिंदी सीखनी है तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, और एक अखंड भारत के लिए एक जो कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए या देश में एक भाषा हो जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान स्थापित कर पाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि एक देश एक भाषा की संकल्पना को चरितार्थ भी किया जाए। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना, उनको कच्छी, सिंधी, थोड़ी बहुत मराठी, टूटी फूटी फ्रेंच ये आती थी, गुजराती अच्छी आती थी, उर्दू भी ठीक ठाक आती थी, हिंदी भी आती थी, अंग्रेज़ी शानदार आती थी। और जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सारी भाषाएं उनको नहीं आती थी। तो ये तो उनका भाषा था जो कि भारतीय भाषाओं में कुछ उनको आती थी, बहुत सारी नहीं आती थी। लेकिन उनका जब हम एक राजनीतिक करियर अगर देखेंगे तो 1906 से लेकर के 1919 तक वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे।
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मोटी मोटा मतलब कि उस समय की जो केंद्रीय विधायिका थी उसके वो सदस्य हुआ करते थे। और उस सदस्य में रहते हुए वो कई बार इस बात की आवाज़ उठाए कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते थे उस समय, उसमें हिंदुस्तानियों की भर्ती बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी, क्योंकि उनकी भाषा के आधार पर भेदभाव हुआ करता था। तो कई बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से ये आवाज़ बुलंद किया करते थे कि हिंदुस्तानियों से भाषा के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, उनको उनकी जो परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षाओं में जो हिंदी लैंग्वेज है या संस्कृत लैंग्वेज है या उर्दू अरबी फ़ारसी ये लैंग्वेज है उसको सही प्रकार से इस प्रकार से समाहित किया जाए कि उनको सही नेतृत्व या कहें कि सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। क्योंकि उस समय का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था वो अक्सर लंदन में ही हुआ करता था, और लंदन में बहुत सारे हिंदुस्तानी जाकर के परीक्षा दे नहीं सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी। अब परीक्षा भी लंदन में हो रहा है, ऊपर से भाषा वाली भी समस्या है, तो हिंदुस्तानियों की सिलेक्शन जो प्रशासन वाले क्षेत्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में, वो कम मात्रा में होगा। और जब अधिक से अधिक अंग्रेज लोग ही जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो वो भारतीयों का शोषण किस प्रकार से करेंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर प्रशासन ठीक प्रकार से काम करना है, यानी कि अंग्रेजी प्रशासन ठीक प्रकार से भारत में काम करे, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको जो स्थानीय भाषा है भारत की उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने जो जन कल्याण वाली चीज़ें हैं उसको जनोन्मुख बनाना है, लोगों के कल्याण के बारे में सही प्रकार से यदि सोचना है, तो उनके बीच में जाकर के उनकी स्थानीय भाषा में उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई डीएम है, वो झारखंड के किसी क्षेत्र में किसी ग्रामीण ज़िले में उसका पोस्टिंग हुआ है, लेकिन वो बढ़िया शूट बूट वाला है, इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन झारखंड वाले को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी अधिकारी हो उसको वहाँ की स्थानीय भाषा के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी हो, ताकि वो उनके कल्याण के बारे में प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलजुल करके उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करके उसका समाधान भी निकाल सकें। तो मोहम्मद अली जिन्ना का भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, वो एक रॉयल कमीशन फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि जो सिविल सेवाओं के लिए एक राजकीय आयोग का गठन किया गया था, उसमें उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए थे, तो उससे पता चलता है। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से इस मुद्दे को उठाया था कि सिविल सर्विसेज में हिंदुस्तानियों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो परीक्षाएं हैं उसमें संस्कृत, अरबी और फारसी को भी आवश्यक रूप में लिया जाए, और उसके जो परीक्षा का स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा किया जाए। यानी कि अगर संस्कृत या अरबी फारसी की परीक्षा ली जाएगी और उसका जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसको ऊंचा रखा जाएगा, तो इससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो ये कि हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा, नंबर 2 जो इंग्लैंड वाले जो एस्पिरेंट हैं वो हमारी भाषाओं को सही प्रकार से सीखेंगे, तो वो अपनी जो नीतियां हैं वो जनोन्मुख यानी जन कल्याण के बारे में सही प्रकार से सोच पाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये जो व्यू था वो बहुत अच्छा था, और ये आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि अभी भी जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भाषाओं से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो बीच बीच में उठते रहते हैं कि भाषा के आधार पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भेदभाव हो रहा है। जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो इस बात की मांग उठाते हैं कि जो CSAT की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी जो परीक्षा है उसमें इंग्लिश भाषा का जो परीक्षा होता है उसका स्तर कुछ कठिन टाइप का होता है और हिंदी का स्तर कुछ कम होता है, इस टाइप के प्रश्न उठते हैं। या कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन, उसमें जो क्वेश्चन आंसर बनाया जाता है उसमें जो इंग्लिश वाले कंटेंट होते हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं, या वो जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए आसान होते हैं लेकिन हिंदी वालों के लिए कठिन होते हैं। या अगर इसे को उल्टा देखें तो जो इंग्लिश क्वेश्चन का ट्रांसलेशन हिंदी में होता है उसमें कुछ अटपटे टाइप के शब्द आ जाते हैं जिससे हम उसका सही प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, और जो प्रश्न का मुख्य ध्येय है कि उसका आंसर क्या लिखा जाना चाहिए वो ठीक प्रकार से निकल नहीं पाता है।
अब चूँकि 8 मिनट 9 मिनट में 200-250 शब्द लिखने होते हैं तो समय कम होता है, तो उसमें हम कैसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी जवाबों को सवालों का जवाब दे पाएँ, इसके लिए समय का बहुत दबाव रहता है। ऐसा जो सिविल एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, वो कहते हैं, या जो इस क्षेत्र में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका ऐसा मानना है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी भाषा से संबंधित जो परेशानियां हैं, इसके लिए भारत सरकार को एक आयोग का गठन करके इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको निदान किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जब रॉयल कमीशन फॉर सिविल सर्विसेज में जब अपनी बयानबाजी दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी मतलब कि उस समय का जो पूरा जैसे आज का पूरा महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें, ये सब मिला करके बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उसमें उनका मानना था कि करीब 1% ऐसे अधिकारी हैं जिनको स्थानीय भाषा आती है, और बम्बई प्रेसिडेंसी में उस समय करीब 200 अधिकारी हुआ करते थे। 200 अधिकारी में यदि 1% देखा जाए तो उनके अनुसार केवल 2 लोगों को स्थानीय भाषा आती थी। अब अगर 100 में से 1 लोगों को स्थानीय भाषा आ रही है तो वो जन कल्याण के बारे में कितना सोच पाएंगे, यानी कि 99% लोग उसके बारे में ठीक प्रकार से सोच नहीं पाएंगे, या वहाँ पे जाएंगे तो उनकी समस्याओं को सही प्रकार से सुन नहीं पाएंगे। आज की भी जो शासन या कहें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी भाषा और क्षेत्र, इन दोनों का सही तारतम्यता बन सके, इसके लिए जो सिलेबस हैं उसमें भी उचित संशोधन करके उसको जन कल्याणकारी की ओर इस ओर बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जब कोई कहीं पोस्टिंग हो तो उसको उस क्षेत्र में भाषा से संबंधित इस तरीके से समस्या ना आए कि उनकी समस्याओं का निदान वो कर ही ना पाए। इसमें ये मुख्य रूप से काम किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक प्रकार से संस्थापक थे। उनको वहाँ पे कायदे आज़म कहा जाता है, यानी कायदे आज़म मतलब महान नेता। और जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता की संज्ञा महात्मा गांधी जी को दी गई है, वैसे वहाँ पर उनको भी राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है। तो वहाँ के लिए वो बहुत महान है, बहुत काम किए होंगे वहाँ के लिए, लेकिन भारत की अखंडता को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाए। लेकिन फिर भी उनके बारे में जो अच्छी बातें हो सकती हैं, जो कि आज के समय के लिए प्रासंगिक हों, उसको सीखा जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि वो मानते हैं, भारतीय मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि अगर हमें जानकारी कहीं से भी प्राप्त हो रही हो, कहीं से भी प्राप्त हो रही हो, तो उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जो भी संगतियाँ, जो त्रुटियाँ हम करें हैं या कर सकते हैं, उसको अपने विपक्षी लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का शील संकोच नहीं किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर बातचीत करनी थी, भाषा से संबंधित। मोहम्मद अली जिन्ना का ये भी कहना था कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी भाषा आती है अच्छे से, तो इस आधार पे उनको यह नहीं मान लेना चाहिए कि वो बहुत विद्वान हो गए हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि यदि किसी व्यक्ति को स्थानीय भाषा अच्छी तरीके से आ रही है, तब भी वह उस व्यक्ति से अधिक विद्वान हो सकता है। इसकी गणना सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि फलाने को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है तो वो बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2019 में, तो उसमें एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल किसान से पूछा कि भाई, आपको प्रधानमंत्री जो आएंगे उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं, आप क्या क्या चाहते हैं। किसान ने बड़ी शालीनता से सारी बातें विस्तारपूर्वक हिंदी में उस रिपोर्टर को बता दी। वही रिपोर्टर एक महानगर में स्थित एक लड़की से पूछा कि मैम, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको चुना जाना चाहिए, वो किस प्रकार से काम करें भारत के लिए। तो वो अंग्रेजी में 1-2 लाइन बोल करके निपट गई। उन दोनों का इंटरव्यू देखा, छोटा सा रिपोर्टिंग देखा। उसमें मूल अंतर ये था कि एक लड़की सिर्फ 1-2 लाइन बोल करके, इंग्लिश में बोल करके अच्छा प्रभाव जमा गई, लेकिन एक किसान जो 20 लाइन बोल करके और अच्छी लाइन बोल करके भी वो दबदबा या कहें कि वो प्रभाव नहीं जमा पाया जो वो 1-2 लाइन बोल कर ही जमा पाई। तो इसमें हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम कभी भी भाषा को ऊंचा या नीचा देख करके ना माने।
हिंदी भाषा भी बहुत अच्छी है, भारत की जितनी भाषाएं हैं बहुत अच्छी हैं, विदेशों में भी बहुत नाम कमाई है। जैसे तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है वो अमेरिका में जो सभी विदेशियों की जो भाषाएं हैं, जैसे अमेरिका में मान लीजिए अमेरिकन इंग्लिश बोली जा रही है या फ्रेंच बोली जा रही है, जो फ्रांस के लोग हैं फ्रेंच बोली जा रही है या अन्य भाषाएं बोली जा रही हैं। तो अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा विदेशी भाषा बोली जाती है वो तमिलनाडु की जो भाषा तमिल है वो बोली जाती है। यानी कि तमिल भाषा का दबदबा अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले विदेशियों की संख्या है वहाँ पर, इस बात से लगाया जा सकता है। तो हमें कभी भी किसी भाषा को और विशेष रूप से भारतीय भाषा को निष्क्रिय या नीचा टाइप का नहीं देखना चाहिए। उस पर हमारी संस्कृति पे, हमारी भाषा पे गर्व करना चाहिए और उसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बात करनी थी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के नीचे लाल लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसके ऊपर चाहे मोहम्मद अली जिन्ना को बैठाइए, चाहे महात्मा गांधी को बैठाइए, मैं नहीं जानता, बस क्लिक हो जाना चाहिए बस। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।